हाय, वॉचमैन की कहानी एक अल्टरनेट टाइमलाइन पर बेस्ड है, जहाँ पे मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि रशिया काफी सारे न्यूक्लियर बॉम्ब और मिसाइल की टेस्टिंग कर रहा है और इसके चलते अमेरिका के साथ उनका वर्ल्ड वॉर कभी भी शुरू हो सकता था। और इस वर्ल्ड वॉर के दौरान एक सुपर हीरो की टीम एग्जिस्ट करती थी और इन्हीं का नाम वॉचमैन था। इस टीम में रॉशेक, नाइट आउट, सिल्क स्पेक्टर, डॉक्टर मैनहट्टन, ओzymandias और कॉमेडियन है। लेकिन तभी सरकार एक एक्ट पास करती है जिसके चलते कॉस्ट्यूम सुपर हीरोज पर पाबंदी लगाई जाती है। इसी में एक एक करके सारे सुपर हीरोज रिटायर हो जाते हैं, लेकिन डॉक्टर मैनहट्टन रिटायर होने के बजाय गवर्नमेंट के साथ मिलकर पैरामिलिट्री का हिस्सा बन जाते हैं। तो वही ओzymandias अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देता है एज एड्रियन वेड। तो वही रॉशेक कानून की परवाह ना करते हुए रात को निकल के मुजरिमों को ठिकाने लगाता था और बाकी के बचे हुए सुपर हीरोज रिटायर्ड होते हैं। अब इस बात को कुछ समय बीत जाता है और हम आते हैं 1985 में, जहाँ पे हम सुपर हीरो में से कॉमेडियन को देखते हैं जो काफी एज्ड हुए हैं। उनके घर में कोई एक मिस्टीरियस आदमी आता है और उन्हें मारने लगता है, लेकिन उसके मुकाबले कॉमेडियन काफी स्ट्रॉन्ग रहते हैं और दोनों की हाथापाई होती है। लेकिन इस नकाबपोश के सामने वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते और मारे जाते हैं। कॉमेडियन की हत्या के बाद रॉशेक उसकी हत्या की इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। जब पुलिस कॉमेडियन की घर आके इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तभी वहाँ पे रॉशेक पहुँच के पुलिस को मारकर सबूत अपने साथ लेके भाग जाता है। उसकी थ्योरी होती है कि कोई सुपर हीरोज पर अपना निशाना तान रहा है, इसीलिए वो अपने बाकी साथियों को सुरक्षित रहने की चेतावनी देता है। हालांकि कोई भी उसे सीरियसली नहीं लेता। हम यहाँ एड्रियन को देखते हैं जो कि दुनिया का सबसे स्मार्ट अमीर इंसान था। वो डॉक्टर मैनहट्टन के साथ मिलकर एनर्जी के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, जहाँ पे वो दुनिया के लिए इनफाइनाइट एनर्जी प्रोड्यूस करने का एक रिएक्टर तैयार कर रहे थे। क्योंकि एड्रियन का मानना था दुनिया में लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण ही अशांति और युद्ध का माहौल है, लेकिन इंसानों की इन जरूरतों को अगर पूरा कर दिया जाए तो कोल्ड वॉर और आने वाला महायुद्ध कभी भी नहीं होगा। डॉक्टर मैनहट्टन के विचार भी कुछ ऐसे ही होते हैं, इसीलिए वो उसकी मदद कर रहे थे। डॉक्टर मैनहट्टन को अगर हम देखते हैं तो गवर्नमेंट के लिए वो काम करते ही थे, उसके साथ साथ एड्रियन के इस प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे थे। और उनके सुपर पावर को देखते हुए वो किसी भगवान से कम नहीं थे। उनके पास टेलीकिनेटिक की पावर है, यानी वो अपने सोच से ही कोई भी चीज कर सकते हैं, यानी कि सब एटॉमिक लेवल पर किसी भी चीज को वो मैनिपुलेट करने की शक्ति रखते हैं। एक सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ के साथ साथ टेलीपोर्टेशन, फ्लाइंग, फ्यूचर या पास्ट देखना, खुद के क्लोन तैयार करना, ऐसे कई सारे सुपर पावर्स रहते हैं। लेकिन किसी कारण से अभी वो फ्यूचर नहीं देख पा रहे थे। यहाँ पे गवर्नमेंट कॉमेडियन का फ्यूनरल अरेंज करती है, जिसमें रॉशेक अपना फेस बदल के शामिल होता है, जहाँ पे वो कॉमेडियन के सबसे बड़े दुश्मन मोलोक को भी देखता है और उसे उसके ऊपर शक होने लगता है। इसीलिए वो मोलोक के घर जाकर उसे काफी धमकाने लगता है। लेकिन मोलोक कन्फेस करता है कि उसका कॉमेडियन की हत्या के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन वहाँ पर रॉशेक को पिरामिड नाम के एक कंपनी का कार्ड मिलता है, जिसे वो लेता है और उस कंपनी के बारे में रिसर्च करने लगता है। हम डॉक्टर मैनहट्टन और सिल्क स्पेक्टर को देखते हैं। ये दोनों भी कपल थे, लेकिन सिल्क स्पेक्टर काफी परेशान थी क्योंकि हमेशा वो डॉक्टर मैनहट्टन के बजाय उसके क्लोन के साथ ही रहा करती थी, क्योंकि हमेशा डॉक्टर मैनहट्टन खुद के बजाय अपने क्लोन को ही टाइम स्पेंड करने के लिए उसके साथ भेजा करते थे, इसलिए उनसे ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर मैनहट्टन का एक इंटरव्यू चल रहा था, जहाँ पे पहले तो वर्ल्ड वॉर 3 के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन उसके बाद एक रिपोर्टर उन्हें कहता है आपके कारण आपके आसपास के लोगों की मौत हो रही है। आपके शरीर से निकल रहे रेडिएशन की वजह से आपकी एक्स गर्लफ्रेंड और आपके दोस्त को कैंसर हुआ। पहले तो वो इस आरोपों को नकारते हैं, लेकिन जब वो अपने एक्स गर्लफ्रेंड को देखते हैं जिसे सच में कैंसर हुआ था, वो पूरी तरीके से टूट जाते हैं और इन सारे आरोपों के कारण वो मेंटली वीक होने लगते हैं और गुस्से में और छोड़कर मार्स पे टेलीपोर्ट होते हैं और वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ बीती हुई यादों को देखने लगते हैं। दोनों भी 1959 में एक दूसरे से मिले थे। वो दोनों भी द रॉकफेलर मिलिट्री रिसर्च सेंटर में काम किया करते थे। यहाँ पर गवर्नमेंट का एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था। ये एक्सपेरिमेंट दरअसल इंट्रिंसिक फील्ड का रहता है, यानी किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट को टैम्पर करके सब एटॉमिक लेवल पर ब्रेक करके डिसइंटीग्रेट करने का। डॉक्टर मैनहट्टन और उनकी गर्लफ्रेंड एक दिन अपना काम खत्म करने के बाद निकल ही रहे थे, तब उन्हें याद आता है कि उस रिसर्च रूम में वो अपनी घड़ी भूल गए हैं। लेकिन अपने घड़ी लेने के बाद जैसे ही वो बाहर जाने निकलते हैं, रूम अपने आप लॉक हो जाता है। वो अपने साथियों को बाहर निकालने के लिए कहते हैं, लेकिन मशीन चालू होने का टाइम हो चुका था, इसीलिए कोई भी इतनी बड़ी रिस्क नहीं लेना चाहता था और दरवाजा नहीं खोलते। और उस एक्सपेरिमेंट के बाद उसका पूरा शरीर सब एटॉमिक लेवल पे डिसइंटीग्रेट हो जाता है और कुछ ही समय के बाद वापस मर्ज भी हो जाता है। लेकिन तब तक वो एक इंसान नहीं था। लेकिन लोगों को इस बात की भनक नहीं थी। उन्हें लगा डॉक्टर मैनहट्टन मारे गए, इसीलिए वो उनका फ्यूनरल भी करते हैं। लेकिन तभी डॉक्टर मैनहट्टन पूरे सुपर पावर्स के साथ सबके सामने आते हैं। उसके बाद मानो यूएस
यूएस गवर्नमेंट उन्हें किलिंग मशीन की तरह ही यूज करती है। वो उन साथियों को भी मार देते हैं जिन्होंने डोर ओपन नहीं किया था। वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ भी रियूनाइट होते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद उनकी गर्लफ्रेंड उनसे घबराने लगती है, इसीलिए दोनों का भी ब्रेकअप होता है और डॉक्टर मैनहट्टन सिल्क स्पेक्टर 2 के साथ रिलेशन करते हैं। दोस्तों, मैंने ऐसी ही एक्सपेरिमेंट के ऊपर और एक मूवी की है जिसका नाम है हायर पावर, जिसका वीडियो मैंने लास्ट ईयर बनाया था। अगर आपको इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जरूर क्लिक करके वो वीडियो देखिएगा। काफी मजेदार साई-फाई मूवी है। डॉक्टर मैनहट्टन के अर्थ छोड़ने के बाद रशिया ने यही मौका देखकर अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और दुनिया वापस न्यूक्लियर वॉर होने की कगार पर थी। तो दूसरी जगह पे अमेरिका गवर्नमेंट भी इस अटैक के लिए तैयार होती है। तो वही अगले दिन एड्रियन के ऊपर उसी सीरियल किलर का हमला होता है, लेकिन एड्रियन उससे काफी लड़ता है और जब वो किलर पकड़े ही जाने वाला था तो वो सुसाइड कर लेता है। और अब जाके एड्रियन को समझ आता है जो भी रॉसेज अभी तक बता रहा था वो सच था, इसलिए वो भी दूसरे सुपर हीरोज को वार्निंग दे देता है। एक दिन रॉसेज एक घर में इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और उसे वहाँ पे भी पिरामिड का वो लोगो मिलता है जो उसने मोलैक के घर पे देखा था। अब उसे लगता है कि मोलैक भी इस सब में शामिल है, इसीलिए वो उसके घर में जाता है लोगों का पूछने के लिए, लेकिन वहाँ पे उसकी भी मौत हो गई थी। और तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उसे समझ आता है कि ये सब कुछ एक ट्रैप था। वो पुलिस से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ ही लेती है और उसकी आइडेंटिटी भी दुनिया के सामने रिवील कर देती है। आगे पुलिस रोसेज को एक थेरेपिस्ट को असाइन करते हैं। रोसेज अपने पास्ट लाइफ के बारे में इस थेरेपिस्ट को बताता है। उसका बचपन बहुत ही ज्यादा कठिन गया था। उसकी माँ एक प्रोस्टिट्यूट थी जो कि इसे पसंद नहीं करती थी। स्कूल में भी उसे काफी बुलीड और अब्यूज किया जाता था, लेकिन वो बाकी सुपर हीरोज खास करके कॉमेडियन की तरह नहीं था। वो जब सुपर हीरो बना तब वो क्रिमिनल्स को मारता नहीं था, उन्हें पुलिस को पकड़वाता था। लेकिन एक दिन उसके पास एक केस आई जहाँ पे एक 6 साल की बच्ची का मर्डर करके उसे डॉग्स को खिला दिया गया था। इस हादसे के कारण रोशेज पर काफी ज्यादा सदमा हुआ और उसके बाद वो सारे क्रिमिनल्स को वैसे ही बेरहमी से मारते गया। यहाँ पे हम जेल में देखते हैं जहाँ पे बाकी के कैदी रोशेज को काफी ज्यादा बुली करने लगते हैं, लेकिन वो भी एक अटैक करके फेस पर खौलता हुआ ऑयल गिराता है। यहाँ पे दूसरी तरफ हम सिल्क स्पेक्टर 2 को देखते हैं जो नाइट आउल 2 के साथ डेट पे गई थी और दोनों का भी रिलेशन शुरू होता है और अपने पुराने दिनों को याद करते हुए दोनों भी अपने रिटायरमेंट से बाहर आने का डिसाइड करते हैं। कॉस्ट्यूम पहनकर क्राइम से लड़ने का सोचते हैं और उन्हें रियलाइज होता है कि उन्हें रोशक को जेल से निकालना चाहिए। वो लोग जेल में जाते हैं जहाँ पे अलग ही केओटिक माहौल था, इसीलिए वो चुपके से रोशक को वहाँ से निकाल लेते हैं। लेकिन ऐसा करने के कुछ पलों बाद ही डॉक्टर मैनहट्टन अर्थ आते हैं और सिल्क स्पेक्टर को अपने साथ लेके जाते हैं मार्स पर, जहाँ पे वो वॉर रोकने के लिए वो कैसा इंतजाम कर रहे हैं वो उसे बताते हैं। लेकिन वो उसे कहती है कि उसे हमेशा भगवान की तरह सोचना बंद करना चाहिए। लेकिन तभी वो उसे एक विजन दिखाते हैं जहाँ पे उसे पता चलता है कि कॉमेडियन दरअसल उसके पिता थे। ये जानने के बाद वो बहुत ही ज्यादा डेविस्टेटेड हो जाती है। यहाँ पे रोशक और नाइट आउल अपनी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करते हैं और पिरामिड नाम की कंपनी के बारे में ढूंढने लगते हैं। वो दोनों भी एक लोकल बार में जाते हैं कुछ क्लू ढूंढने के लिए, जहाँ पर उन्हें एक आदमी बताता है कि उसे जेनी ने हायर किया था एड्रियन को मारने के लिए। जेनी यानी डॉक्टर मैनहट्टन की एक्स गर्लफ्रेंड जिसे सपोजिबली कैंसर हुआ था। अब आगे रोशेज और नाइट आउल इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ इक्विपमेंट लेने के लिए एड्रियन की कंपनी में छुपते हुए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे उन्हें एक बहुत ही बड़ी चीज पता चलती है और यहाँ पे उन्हें पता चलता है जेनी, मॉलक और किलर तीनों भी पिरामिड कंपनी के लिए ही काम करते थे। उन्हें लगा एड्रियन भी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इसीलिए ये सारा डेटा उसके पास है। उन्हें अब पिरामिड का ओनर ढूंढना था क्योंकि वही इन सब के पीछे था। इन सारे क्लूज से उन्हें पता चला कि जो भी किलर है उसे डॉक्टर मैनहट्टन को फ्रेम करना है। अब नाइट आउल पूरी कंपनी का डेटा हैक करता है और उसे पता चलता है पिरामिड ये कंपनी और कोई नहीं बल्कि एड्रियन ही ओन करता है। अब सच्चाई पता लगने के बाद नाइट आउल रोसेज एड्रियन के अंटार्कटिका के बेस में चले जाते हैं। यहाँ पे एड्रियन को मानो पता ही था कि ये दोनों भी उसके लिए आएंगे, इसीलिए वो प्रीपेड ही था। एड्रियन उन्हें बताता है कि उसने ऑलमोस्ट $2 बिलियन खर्च करके टेक्योन पार्टिकल्स पे रिसर्च की थी ताकि वो डॉक्टर मैनहट्टन का फ्यूचर का विजन ब्लॉक कर सके। वो डॉक्टर मैनहट्टन पर काफी रिसर्च कर रहा था और उसे पता चलता है कि वो अभी भी वल्नरेबल है, इमोशनल है, इसीलिए उसने जर्नलिस्ट द्वारा कैंसर का रीजन बताया। जेनी भी उसकी इस प्लान में शामिल थी, इसीलिए उसने भी दावा किया कि उसे भी कैंसर हुआ है और इन सबसे ट्रॉमेटाइज होके डॉक्टर मैनहट्टन ने अर्थ छोड़ दिया था। कॉमेडियन को सबसे पहले एड्रियन की इस प्लान के
बारे में पता चला था और इसी कारण से उसने उसका मर्डर किया। शक का कांटा उसके ऊपर ना जाए इसीलिए उसने एक हिटमैन को हायर किया खुद को मारने के लिए, ताकि पूरी दुनिया को ऐसा ही लगे कि कोई सुपर हीरोज को मारना चाहता है, और उसी ने उस किलर को आखिरी में मार डाला। आगे वो बताता है कि उसने रॉसेज के लिए जानबूझ के ये सारे क्लूज छोड़े थे ताकि वो अंत में मोलक के घर पे जाए, क्योंकि रॉसेज के आने से पहले एड्रियन ने मोलक को मार दिया था और पुलिस को वहाँ पे बुला दिया था, यानी इस मर्डर के लिए रॉसेज ही पकड़ा जाता। आगे वो ये सब करने का कारण बताता है। उसके अकॉर्डिंग मैनकाइंड यानी सारे इंसान ग्रीडी लालची होते हैं और आने वाले वक्त में वो खुद के डिजायर पूरे करते करते मारे जाएंगे, इसलिए न्यूक्लियर वॉर रोकने के बजाय वो एक नया प्लान लाता है। उसके अनुसार दुनिया में शांति लाने के लिए कुछ लोगों का सैक्रिफाइस देना पड़ता ही है। जिस सीक्रेट रिसर्च पे वो काम कर रहा था वो दरअसल और कुछ नहीं बल्कि वो डॉक्टर मैनहट्टन के पावर्स को क्रिएट करना चाहता था। आगे वो बताता है कि इस पावर का इस्तेमाल करके उसने दुनिया के 4 मेन शहरों को वो तबाह करना चाहता है, और उसके स्क्रीन पर हम देखते हैं अलग अलग शहरों में बहुत ही बड़े ब्लास्ट हो जाते हैं जिसमें लाखों लोग मारे जाते हैं। अब हर कोई यही सोचने लगता है कि ऐसी पावर सिर्फ एक ही इंसान के पास है, वो है डॉक्टर मैनहट्टन, और उसी ने इन शहरों को बर्बाद किया है। इसीलिए अमेरिका और सोवियत यूनियन यानी रशिया जो एक दूसरे से लड़ने के लिए न्यूक्लियर वॉर करने वाले थे, वो अपने बीच का झगड़ा रोकते हुए इंसानों का जो एनिमी है यानी डॉक्टर मैनहट्टन उसे मारने के लिए जुट जाते हैं। यानी एड्रियन ने दूसरी तरह न्यूक्लियर वॉर को रोका था। थोड़े समय के बाद वहाँ पे सिल्क स्पेक्टर और डॉक्टर मैनहट्टन आते हैं। सरप्राइजिंगली डॉक्टर मैनहट्टन को इस प्लान के बारे में पहले से पता था और वो उससे सहमत थे, इसीलिए वो चुप रहते हैं, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो अमेरिका और सोवियत यूनियन का अब तक न्यूक्लियर वॉर छिड़ भी जाता और एक बार शुरू होने के बाद वॉर को रोकना संभव नहीं होता। पूरी दुनिया में शांति तभी बनी रहेगी जब अमेरिका और रशिया दोनों एक साथ होंगे, और इसीलिए डॉक्टर मैनहट्टन भी ये इल्जाम अपने सर पे लेने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि इंसानों की कोई भी हथियार से वो मरने नहीं वाले थे। लेकिन इसके कारण सब कुछ चेंज होने वाला था, इसीलिए सिल्क स्पेक्टर 2 और नाइट आउल भी इस प्लान में चुप रहने का समझौता करते हैं। लेकिन रॉसेज नहीं मानता और वो गुस्से से वहाँ से निकलने जाता है। डॉक्टर मैनहट्टन जानते थे कि रॉसेज चुप नहीं बैठेगा, ये सारा उनका प्लान दुनिया के सामने लाएगा। इस वजह से डॉक्टर मैनहट्टन रॉसेज को नाइट आउल 2 के सामने ही पूरी तरीके से वेपराइज कर देते हैं, जिससे नाइट आउल भी काफी ज्यादा परेशान होता है और डॉक्टर मैनहट्टन वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद नाइट आउल 2 एड्रियन को काफी मारने लगता है, लेकिन एड्रियन उसके ऊपर वापस वार नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि दुनिया की शांति बनाए रखने के लिए किसी न किसी को सैक्रिफाइस तो देना ही पड़ेगा, और एड्रियन को अपने किए हुए चीजों पर पछतावा नहीं होता। अब आखिरी में हम देखते हैं अमेरिका और सोवियत यूनियन अलाइज करके न्यूक्लियर वॉर को रोक देते हैं ताकि वो अपने असली दुश्मन यानी डॉक्टर मैनहट्टन के खिलाफ लड़ सके। मूवी के अंत में एक रिपोर्टर को रॉसेज की एक डायरी मिलती है जो लोगों को शांति बनाए रखने के लिए वॉचमैन के स्ट्रगल के बारे में बताते हैं, और मूवी इसी के साथ खत्म होती है। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।